Hello and welcome to my dear students, dear learners. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हमारा सेकंड लेक्चर होगा। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, इस पे आप मेरे चैनल पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। आज जो हमारा सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसको हम आज डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, when we talk about nervous system, we talk about wire-like connections which are running throughout our body. जिस तरह से हमारे घरों में वायर्स जाते, इलेक्ट्रिक वायर्स जाते और इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आती है, सेम टू सेम हमारी बॉडी में एक लॉन्ग बंच ऑफ न्यूरॉन्स जो कि वायर लाइक सेल्स होते हैं, वो रन करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। अगर हम इस ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, हमारी बॉडी में इसका जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है न्यूरॉन्स का, वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, वहां पे भी एक ठीक ठाक मात्रा में नर्वस सिस्टम्स जो है अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मेन दो टाइप्स के सिस्टम्स की बात करते हैं। एक है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस बोलते हैं इन शॉर्ट, और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा एक ब्रेन आता है और दूसरा आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मैंने इसको यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए ड्रा किया है ताकि आपको यहाँ से आइडिया आ जाए कि कहाँ से इन ब्रेन्स के जो पार्ट्स लोकेटेड है और इनके फंक्शंस है। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो मेन सिस्टम्स आते हैं। एक हमारे पास है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा हमारे पास ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नॉट ओनली दिस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को फर्दर हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, दूसरे को हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं और तीसरे को हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, which is the third system of neurons is generally not listed in this classification of autonomous nervous system. When we talk about this somatic nervous system हमारी वॉलंटियर एक्टिविटीज या वॉलंटियर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जो हमारे स्केलेटल मसल्स का जो मूवमेंट है, इनका कंट्रैक्शन है या इनका रिलैक्सेशन है, वो यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है। अब अगर हम इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम बात करते हैं फाइट एंड फ्लाइट की। फाइट एंड फ्लाइट, एनी टाइम व्हाट हैपेंस, अगर हम कभी कभार एक फियरसम सिचुएशन के मोड से गुजरते हैं, तो उस वक्त हमारी जो बॉडी है इमरजेंसी कंडीशन में एडजस्ट करने के लिए जिस नर्वस सिस्टम के थ्रू हेमियोस्टैसिस दिखाती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिखाती है, वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। उसके बाद जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये इसमें हमारा रेस्ट एंड डाइजेशन का पार्ट आता है। When you are basically resting at your home, you are not doing any kind of work and you're just sleeping, at that very time this nervous system plays its role. But after classification of this nervous system, let's see what is the basic and fundamental part of this nervous system which carries all these functions at the basic level. देखिए, अगर हम जनरल में बात करेंगे इस नर्वस सिस्टम की, हमारे पास दो मेन टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जिनको मैं यहां पे दिखाने की कोशिश करूंगा। दो मेन टाइप्स ऑफ सेल्स है हमारे पास। एक टाइप ऑफ सेल्स है जो सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा। एक है हमारे पास नर्व सेल और दूसरा है हमारे पास ग्लाइल सेल्स।
when we talk about this nerve cell, we are talking about a cell which is excitable. It is an excitable. Excitable का मतलब अगर आप इस नर्व सेल को डिस्टर्ब करेंगे, इसकी न्यूरल इसकी जो कंडक्शन प्रोसेस या ट्रांसमिशन प्रोसेस को डिस्टर्ब करेंगे, आपको ये लगेगा कि यहां से नर्व इंपल्सेस जाते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के जैसे ट्रांसमिशन है ना, इस इवेंट को जन्म दे सकती है। यानी यहां से इनके इनके पास ये फंक्शन होती है कि नर्व इंपल्सेस को जनरेट कर सकते हैं। Number second, we're talking about glial cells. What are glial cells? Glial cells are basically glue cells. Glue cells. They basically help in the insulation or joining two nerve cells together, which I will be showing in the diagram here. If I will talk about a typical nerve cell looks like this. I will show it here. I'll show it here. I will try my best to make this diagram as it is on the textbook. So it's here. I will shortly explain it. See, this is a typical nerve cell, and I'm going to compare these outgrowths with the fingers of my hands because they are the outgrowths. These are called as dendrites. And this part, this is called as cell body. Okay, it's called as cell body or cyton. And after this cyton, there's a long, this tube-like structure which is joining these bulb-like structures and the main dendrites. This is called as axon. And not only this axon basically originates from this sensitive area. This is the most sensitive area of the nerve cell. यहाँ से nerve impulses का जो action potential है, which we'll deal in the coming lectures, action potential basically generate होता है इस axon के पार्ट से, जिसको हम axon hillock बोलते हैं, axon hillock और simply axon hillock. And axon जब टर्मिनेट होता है, ठीक है, टर्मिनेट होने पे यहाँ पे स्मॉल सैक लाइक और स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे. इनको हम नाम बोलते हैं टर्मिनल नॉब्स. Now let me explain a bit about the functions of these parts which I have told here. अगर हम डेंड्राइट्स की बात करेंगे, डेंड्राइट्स एक स्टिमुलस जो है हमारी बॉडी से या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी से, वहां पे स्टिमुलस को ये रिसीव करता है. आपने देखा होगा जब कभी कभार हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं या किसी ऐसी चीज को पकड़ते हैं जो बहुत ज्यादा सर्द होता है, तो ये जो इंपल्सेस है ना, इनको सबसे पहले रिसीव करते हैं ये डेंड्राइट्स. कहां से रिसीव करते हैं? ये डेंड्राइट्स कनेक्शन में होते हैं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स के, जिनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं. बॉडी में थ्रू आउट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिनमें थर्मो रिसेप्टर्स अलग हैं, हाँ, प्रेशर रिसेप्टर्स अलग हैं, यानी अलग अलग काम है. तो यहां से ये इस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं. रिसीव करने के बाद यहाँ पे इसको कंडक्ट किया जाता है, लिया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू दिस एक्सन, राइट. एंड through this axon it reaches to the terminal region called as a terminal knob. and terminal knob पे यहाँ पे एक important चीज है, यहाँ पे असल में एक स्मॉल गैप होती है. इस स्मॉल गैप के बाद एक और न्यूरॉन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है. I will make a rough neuron here because due to less availability of the space. So this is the small region which is formed here in between the neurons. This is called as synapse. What actually happens in the synapse? Important. Basically,
the information which is captured through the dendrites and it is transmitted through axon to these axon terminals. With this stimulus, small information substances are produced at the end of this terminal knobs. They are called as neurotransmitters. न्यूरोट्रांसमीटर असल में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं इस गैप में, जहां से न्यूरॉन्स दो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं। अब यहां पे मेरी बात है, अगर हम मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे वो है हमारे पास एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन, this is how, and this acetylcholine carries whole information from this dendrites, then from axon releases neurotransmitter, and this neurotransmitter handovers the information. इसका जो टारगेट सेल होता है या तो वो एक नर्व सेल हो सकती है, या तो एक मसल हो सकती है, या तो वो कोई ग्लैंड हो सकता है। इट इज नॉट ऑलवेज दैट नर्व सेल इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द नर्व सेल। इसका जो टारगेट सेल है वो एक मसल सेल भी हो सकता है और वो एक ग्लैंड सेल भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताई इस नर्व सेल के बारे में। एक और पॉइंट, ये जो नर्व सेल है यहाँ पे इसकी एक कोटिंग होती है विद हेल्प ऑफ अ शीथ दैट इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। Myelin sheath, and these are Schwann cells here. Schwann cells, and between these Schwann cells there's a small gap. These are called as nodes of Ranvier. Nodes of Ranvier. असल में ये जो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे ग्लायल सेल्स बोले, ग्लायल सेल्स का एक टाइप होता है, इसको हम नाम बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मदद करते हैं, ये जो इंसुलेशन होती है या कोटिंग होती है इस नर्व सेल को, इनको कवर करने में, ठीक है। तो इस नोड ऑफ रेनवियर का काम होता है, जब यहां से ये स्टिमुलस या इंफॉर्मेशन आती है तो ये जंप करती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, जिसको हम साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्व इंपल्स कंडक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, let's talk about this brain in very shortest way. See, अगर हम ब्रेन की बात करेंगे, ब्रेन हमारे पास एक कैविटी में एनक्लोज होता है, उस कैविटी को हम क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम, या इसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेन बॉक्स के अंदर हमारा जो दिमाग है, इस दिमाग की जो प्रोटेक्शन है वो ये क्रेनियम करता है या ब्रेन बॉक्स करता है। अगर आप इस ब्रेन बॉक्स के अंदर देखेंगे, ब्रेन बॉक्स के अंदर 3 टाइप्स ऑफ कवरिंग्स होती हैं इस ब्रेन को, जो कॉन्स्टेंटली इसको बचाती हैं किसी भी शॉक से, किसी भी स्ट्रेस से, या किसी भी फिजिकल हार्म से इसको बचाते हैं। ये जो 3 हमारे पास लेयर है, outermost this is called as the dura mater, middle one this is called as arachnoid membrane, and the innermost that's called as pia mater. Pia mater means soft mother. It means it is made up of it's made up of soft layer of tissues, that's called as a pia mater. And arachnoid membrane is also a thin membrane, and outermost is dura mater. A very important point here, between arachnoid membrane and pia mater there is present a fluid जो हमेशा इस ब्रेन को वेट रखता है, जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जिसको हम आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। अब जब मैं ब्रेन की बात करूंगा, ब्रेन हमारे पास okay, these dura mater, arachnoid membrane and pia mater, these are called as meninges. Very important, these are called as meninges. Meninx is the singular, meninges is the plural. Moving inside the meninges, you can see a big part of the brain. This is called as cerebrum.
And here, this is another part of the brain that is called as the cerebellum. And when we talk about this cerebrum, I've shown it here. It has got two parts, two spheres. Each sphere is called as hemisphere. See, there's a structure which is present in between these cerebral hemispheres, that is called as a corpus callosum. What is this corpus callosum? Corpus callosum is basically a tract of neurons, bundle of neurons, which help us in the communication of these two cerebral hemispheres. Now, for your convenience, this brain is basically divided into three main parts. One is called as forebrain. This is called as prosencephalon. The second is this called as midbrain. This is called as mesencephalon. And the third part is called as hindbrain. Third part is called as hindbrain or rhombocephalon. You can call it as rhombocephalon. So these are the three main parts of the brain. And in the coming lecture, with the grace of Almighty, we are going to discuss all these three parts of the brain. I hope you enjoyed this lecture. If you find it useful, then keep supporting and subscribe my channel. Thank you very much.